अपने पिछले वीडियो में बता रही थी कि लेखिका मृदुला गर्ग अपनी उन बहनों के बारे में बताती है जो कि लेखिका नहीं बनी। लेखिका मृदुला गर्ग बताती है चित्रा के बारे में, और वो बताती है रेणु के बारे में जो कि लेखिका नहीं बनी। लेखिका कहती है कि उसके पिताजी कभी कभी कहते थे कि सभी को जीवन में कुछ करना चाहिए, अगर कोई कुछ नहीं करता है तो जैसे दम घुटता है। कभी कभी पिताजी मंजुल भगत, जो कि लेखिका की पहली बड़ी दीदी है, उसे भी कभी कभी लेखिका के पिताजी कहते थे कि दम नहीं घुटता है कुछ नहीं करने से। तो लेखिका यहाँ पे आश्चर्य होती है कि उनकी दोनों बहनें जो कि लेखिका नहीं बनी, उनका जो था मतलब वो लेखिका नहीं थी, उनका दम घुटना चाहिए था, लेकिन वही ज़्यादा सांस लेती थी, उनको ही सांस लेने की ज़रूरत ज़्यादा थी। अर्थात कहने का अर्थ है वो कुछ करती नहीं थी, वो नाम से ही कुछ नहीं करती थी, मतलब वो लेखिका ज़रूर नहीं थी, किंतु वो दोनों बहनें इन लेखिका बहनों से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर थी। ये भी हम सुन लिए, ये भी हम देख चुके। लेखिका का कहना है कि कि उसकी वो दोनों बहनें, पेज नंबर हम लोग इसी में 22 में थे, कि लेखिका इसलिए कहती है जो बनी उन्हें सांस लेने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत हो, मतलब उन्हें सांस लेने की ज़्यादा ज़रूरत थी। समझ में आता है, जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। मतलब लेखिका कहती है कि जो काम करते हैं वो सांस लेते हैं, जो काम नहीं करते हैं, जो लेखिका नहीं है वो सांस नहीं लेती थी, ऐसा नहीं था, बल्कि वो ज़्यादा सांस लेती थी, मतलब वो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर थी। क्योंकि लेखिका इसका एक उदाहरण भी देती है कि उसकी चौथे नंबर वाली जो बहन थी रेणु, हमें ये सब याद रखना है, ये रेणु का चारित्रिक विशेषता है। रेणु काफ़ी मुंहफट थी, वो जो भी कहती थी वो सामने कहती थी, सच तो कहती ही थी। उसी रेणु की ही हम ये देख चुके थे कि रेणु को अगर गाड़ी लेने के लिए जाता था तो रेणु उसमें बैठती नहीं थी। घर से अगर गाड़ी जाता था उन्हें लेने के लिए बस स्टैंड तक, तो रेणु बैठती नहीं थी, क्योंकि रेणु का कहना था कि सामन शाही का प्रतीक है। इतने थोड़े से रास्ते के लिए उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामन शाही का प्रतीक है। सामन शाही मतलब विलासिता का प्रतीक। मैं पहले भी बताई थी कि जो विलास बहुल जीवन जीते हैं, जो बहुत रईसी जीवन जीते हैं, वो हो गए सामन शाही का प्रतीक। पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी, और रसोइये को जल्दी खिलाकर ये रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी, मतलब वहाँ पे कारण भी था गाड़ी को भेजने का, ताकि रसोइया जो है वो बेचारा क्या हो सके, वो बेचारा सबको खिला पिलाकर वो बेचारा मुक्त हो सके। और आगे हम देखते हैं, ये रेणु की बात थी। रेणु का एक और बहुत ही रेणु ने सबसे बड़ा कारनामा तो तब किया जब उसने किसी से ये बाजी लगाया कि जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उसका वो तस्वीर मंगवा कर दिखा देगी। उसने इसके बाजी लगाए थे और जनरल थिमैया को उसने पत्र भी लिखा। उस समय वो वहाँ के जनरल थे। जनरल थिमैया जो कि फ़ौज का बहुत बड़ा पदवी है, बहुत बड़े ओहदे है, तो उस बड़े ओहदे पर काम करने वाला व्यक्ति भी रेणु के पत्र को पढ़कर उसके बातों में आ गए, और वो अपनी तस्वीर को एक जवान के हाथों भिजवाया। वह जवान मोटरसाइकिल पर सवार होकर जो पता रेणु ने दिया था उस पते में आकर उसके हाथों में वो क्या देकर गया, जनरल थिमैया का तस्वीर देकर गया। पर उसमें उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। तो खुलबू की हो गई। तो फिर ऐसे करके उसका अपने पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया, मतलब उसका रूप काफ़ी बढ़ गया। लोगों ने मान लिया, मतलब उसकी सहेलियों ने मान लिया कि हाँ भाई उसमें हिम्मत है, उसमें साहस है। तो रेणु काफ़ी वो बाकपटु थी, काफ़ी बातचीत में कुशल थी, और वो जो भी बात करती थी वो एकदम सही और सामने करती थी। उसमें काफ़ी साहस भी था, हिम्मत भी था। उसके बीए परीक्षा को लेकर भी एक कारनामा बन जाता है,
जब उसकी बीए की परीक्षा मतलब ग्रेजुएशन की परीक्षा का समय आया तो वो कहती है कि क्यों ज़रूरी है मैं इम्तिहान, क्यों ऐसा क्या है कि मुझे इम्तिहान देना है, इम्तिहान क्यों मैं क्यों दूँ। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है तो फिर मैं एग्ज़ाम दूंगी। सभी ने बहुत बहुत तर्क दिए, माँ ने तर्क दिया, पिताजी ने तर्क दिया, लेकिन वो किसी के तर्क से विश्वस्त नहीं हुई, क्योंकि उसे किसी का भी तर्क पसंद नहीं आया। उल्टा वो सभी के तर्कों को काट देती थी। अंत में पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे। जो बात पिताजी कहना नहीं चाहते थे, अंत में वो वही कह दिए कि तुम फिर नौकरी कर पाओगी, शादी हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि अच्छी पढ़ी लिखी लड़की रहोगी तो फिर जो है शादी के लिए फिर कोई अड़चने नहीं आएगी, अच्छे से ठीक तरीके से तुम्हारी शादी हो जाएगी, लोग तुम्हें इज्जत की नज़रों से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, लेकिन ये सारे तर्क रेनू को पसंद नहीं आया, और यही कारण है कि रेनू फिर वो कहने लगी कि उसे फिर बीए की एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। न रेनू को न खुद उन्हें, कहने का अर्थ है न रेनू को और उसके पिता का तर्क पसंद आता था, न पिता को रेनू का तर्क पसंद आता था। आखिर में उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। हम घर में देखते हैं कि माँ बाप अपने बड़े होने के कारण बात बात पर हमें कहते हैं कि ये काम करना है क्योंकि ये आपको कहा जा रहा है, ये बड़ों की ओर से आपको निर्देश है। तो अंततः उस परिवार में, रेनू के परिवार में, सबको अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार होते हुए भी जब रेनू जिद पर अड़ गई कि वो नहीं देगी परीक्षा, बीए की परीक्षा, उसके पिताजी ने उसे कहा कि मैं कह रहा हूँ, तुम्हें करना है। तो इस तरह से उसने जो बात वो करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस परिवार में ऐसी बातचीत होती नहीं थी कि ये हमारा आदेश है तुम्हें करना है, ये चीज़ वहाँ होता नहीं था। किंतु फिर भी चूँकि रेनू जिद पर अड़ गई थी कि वो क्यों बीए करेगी, क्यों बीए की डिग्री को हासिल करना ज़रूरी है, जब सारा तर्क रेनू ने काट दिया तब उसके पिताजी ने कहा क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए। तो उसमें ज़िद भी था, ठीक है, वो ज़िद्दी भी थी, और उसमें अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का पूरा जो था, मतलब उसमें उसके जो सिद्धांत थे, उस सिद्धांत के अनुसार वो अपने जीवन को अपनी तरह से जीने की क्षमता रखती थी, उसमें वो साहस भी था। इसके बाद है, रेनू ने बीए तो कर लिया पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। जब रेनू को पिताजी ने कहा कि मैं कह रहा हूँ इसलिए, उस समय उसने पिताजी की आदेश को उसने मान ही लिया, और वो उतना ही पढ़ी, उतनी ही उसने तैयारी की जितना उसको पास होने लायक चाहिए था, और वो पास होने लायक नंबर लाई। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है, और अंततः हम देखते हैं कि उसके बारे में ये बोला गया था कि वो माँ से भी आगे है, ठीक है। उसकी माँ में पारंपरिक महिलाओं जैसे उसकी माँ नहीं थी, पारंपरिक माँओं की तरह उसकी माँ नहीं थी। उसकी माँ अपना जीवन अपने तरीके से जीती थी, रेनू भी अपना जीवन अपने तरीके से जीती थी, लेकिन अपने जीवन को जीने में रेनू अपनी माँ से भी आगे निकली थी। यहाँ पर एक और हम उदाहरण देखते हैं कि कोई अगर उसे कभी इत्र मतलब परफ्यूम भेंट करता था तो वो कहती थी कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं रोज़ नहाती हूँ। तो लोग उसकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित होते थे कि ये लड़की है, दूसरी लड़कियाँ तो ऐसी बात नहीं करती, ये कैसी लड़की है जो इस तरह का बात करती है। तीसरे नंबर पर चित्रा है। ये रेनू के बारे में ये सारी बातें थी। अब है, रेनू जो थी वो चौथी वाली बहन थी, लेखिका की चौथी वाली बहन रेनू। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। प्रायः हम ये देखते हैं, विद्यालयों में भी देखते हैं, कुछ बच्चों में ये रुचि होता है, कुछ बच्चों को इसमें दिलचस्पी होता है, मतलब दूसरों को पढ़ाने का शौक़ रखते हैं। तो चित्रा जो है वो कॉलेज तो ज़रूर जाती थी, कॉलेज में पढ़ने के लिए ज़रूर जाती थी, लेकिन वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई से ज़्यादा वो दूसरों को पढ़ाती थी। दूसरों का अगर कहीं पे पढ़ाई अटक जा रहा है, कहीं पे किसी का कोई एक्सप्लेनेशन, आशय या व्याख्या समझ में नहीं आ रहा है, अटक जा रहा है, तो वो उन्हें पढ़ाने का दायित्व लेती थी, उन्हें समझाती थी, पढ़ाती थी। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। शागिर्द मतलब शिष्य जो चित्रा से पढ़े हो, ठीक है, जिन्होंने अपने अध्यायों को चित्रा से पढ़कर पूरा किया था, उसके अंक ज़्यादा आ गए और चित्रा के अंक कम आ गए, क्योंकि उसे पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने में दिलचस्पी था। जो पढ़ाता है उसे तो सब आता है, लेकिन जो पढ़ाता है उसे सब आने पर भी क्या है कि अपने को भी पढ़ना पड़ता है,
लिखने की शैली होती है, कहीं कहीं कुछ कुछ मतलब जिसे पढ़ाया जा रहा है वो सारे बातों को ध्यान से ले रहे हैं, वो सारे बातों को ध्यान तरकीब से लिख रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ाने में दिलचस्पी होने के कारण उसको अपना इम्तिहान देने में उतना दिलचस्पी नहीं था। तो उसने सभी विषय को, सभी अध्यायों को तरीके से नहीं लिखा होगा, इसलिए उसके शागिर्दों के ज़्यादा नंबर आ गए थे, उससे उससे ज़्यादा उसके शागिर्दों, उसके शिष्यों के ज़्यादा नंबर आ गए थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। कहने का अर्थ है, चित्रा के बारे में लेखिका कह रही है, चित्रा जो थी वो भी बाकपटू थी और वो भी बात को घुमाकर बोलना नहीं जानती थी। तो उसकी शादी की बात हो रही है। जब उसकी शादी की बात हुई तो उसने उस बात को ज़्यादा खींचा नहीं, सीधे उसने अपने परिवार वालों से कह दिया, अपने पिताजी से कह दिया कि मैंने अपने लिए लड़का पसंद करके रखा है, अगर मेरी शादी होनी है तो मुझे उसी लड़के से मेरी शादी करवाइए। और उसने उस लड़के से भी कह दिया था कि मुझे भाई आप पसंद हो, मैं आप ही से शादी करूँगी। तो उसने भी इस पहली मुलाकात में ये बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ ये होकर रहता है। तो वो जो लड़का था जिसे उसने पसंद किया था, उसने ज़्यादा बात को खींचा नहीं और उसने भी मान लिया। उसने भी उससे शादी के प्रस्ताव पर वो लड़का भी जो है वो तैयार हो गया, उसने भी उसके निर्णय को मान लिया। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। लेखिका अपने सभी बहनों के बारे में घटनाओं को बताती है और लेखिका को ऐसा लगता है कि हम सभी बहनें खिसकी अर्थात दूसरी लड़कियों से अलग है। हम हमारे परिवार की लड़कियां जो है, लेखिका को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कम खिसकी बने बाकी बहनों से। बाकी बहनें जैसे बहुत अधिक परंपरा से हटकर थी, तो ये थोड़ा कम हटकर थी, मतलब थोड़ा पारंपरिक लड़कियों की तरह थी। अचला जो थी कुछ कम खिसकी मालूम होती थी बहुत दिनों तक। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया और पहले के समय में पिता का कहा माना जाता था, तो पिता का कहा मानकर उसने पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की। पत्रकारिता का मतलब हो गया मास कम्युनिकेशन। ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। मतलब वास्तव में लड़कियां उस समय की जैसी होती थी, माता पिता के कहना को सुनना, माता पिता के कहा को सुनकर बात काम करना। तो जो अचला थी वो बिल्कुल अपने माता पिता की बात पर, खासकर पिता की बात पर ही चलती थी। पिता जिस तरह से उसे कहते थे उसके पिताजी, वो वैसे ही करती थी। उसने कभी अपनी पसंद, अपनी आकांक्षा, अपनी इच्छाओं को नहीं बताया और वो पता इसलिए उसने उसे थोड़ा कम खिसकी हुई लेखिका ने कहा है। लड़कियां जो थी पहले की वो अपने माता पिता की बात पर ही चलती थी, तो ऐसी वो भी पारंपरिक लड़कियां की तरह ही थी, पर उसके आगे लीक पर नहीं चली। लेकिन यहाँ तक तो उसने पिता की बात मान ली, ठीक है, और अर्थशास्त्र किया, पत्रकारिता किया, ढंग से पढ़ाई की, पास की, फिर पिता की पसंद से शादी भी की। यहाँ तक उसने लीक पर थी, लेकिन उसके बाद वो आगे लीक पर नहीं चली, मतलब बड़ों की बात को सुनकर चलना है वो नहीं की, अब अपनी मर्जी से चलने लगी। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोक लगा लिया। लेखिका और मंजुल भगत 30 साल की उम्र से लिखना शुरू की थी, ठीक है। तो ये अचला भी जैसे ही 30 साल की होती है वो भी लिखने का काम शुरू कर देती है। वो किसी बड़े के कहने पर नहीं करती है, ये अपनी दिलचस्पी से करती है। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ना चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा। लेखिका कह रही है कि उस समय की पारंपरिक लड़कियां जिस तरह से घर बार को संभालती थी, अपने परिवार को संभालती थी, अपनी अच्छी पत्नी होने का भूमिका अदा करती थी, अच्छी माँ होने की भूमिका अदा करती थी। तो ये सब बहनें, ये लेखिका बहनें, ये लोग भले ही परंपरागत तरीके से घर बार को संभाला ना हो, मतलब ससुराल वालों की बात को मानना, ससुराल वाले के लिए काम करना, खाना बनाना, अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों का पालन पोषण करना, ये सब काम भले ही ठीक तरीके से वो लोग नहीं की,
किंतु कभी भी उसने अपने परिवार को तोड़ा नहीं, कभी भी परिवार से बाहर निकल कर नहीं आई, ठीक से चलाया नहीं तो तोड़ा भी नहीं। शादी भी ऐसा नहीं है कि एक से अधिक बार की, तो शादी भी एक ही बार की और उसे ठीक तरीके से कायम भी रखने की कोशिश की। अपने लिखने के काम के साथ साथ, अपने साहित्य चर्चा के काम के साथ साथ जो है पढ़ाई, मतलब शादी करने के बाद मतलब इस रिश्ते को, वैवाहिक रिश्ते को कायम रखने का कोशिश सभी बहनों ने की। चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तो डूबी नहीं। कभी कभी ऐसा भी हालत हुआ था कि अवस्था तलाक तक भी पहुंच रही थी, लेकिन तलाक तक पहुंची नहीं। लेखिका कहती है कि कभी कभी हालत अवस्था खराब होते होते, मतलब वैवाहिक रिश्तों में अड़चने, वैवाहिक रिश्तों में टकराव, वैवाहिक रिश्तों में तरह तरह के जो घर में जिस तरह से होता है ना वैवाहिक रिश्ते, मतलब पति पत्नी के बीच में, दाम्पत्य जीवन में तरह तरह के, और ससुराल वालों के साथ तरह तरह के फसाद, तरह तरह के मतलब जो है उनके बीच का जो मतलब मधुर संपर्क कभी कभी नहीं भी रहा, किंतु तलाक तक जाते जाते भी तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तो डूबी नहीं। लेकिन अंततः तलाक तक पहुंचा नहीं, उसे किसी भी तरह से उसे फिर से किसी भी तरह से बचा ली। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। लेखिका मृदुला गर्ग अपने उपन्यास के बारे में बात कर रही है कि उसने अपने उपन्यास में किसी अंश में उसने लिखा था कि बार बार तलाक लेने और फिर से शादी रचाने से किसी का जीवन जो है वो सिद्ध नहीं हो जाता या सफल नहीं हो जाता। तो लेखिका कहती है कि बार बार मर्द बदलना, अर्थात बार बार नई शादी को करना, सांसारिक जीवन में अड़चने रहती है, सांसारिक जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं, किंतु उसे समय के साथ साथ वो फिर जो है वो समय के साथ साथ वो फीका भी पड़ जाता है, समय के साथ साथ वो सब सही हो जाता है। किंतु इसके लिए तलाक लेकर मर्द बदल देने से आदमी का प्रयोजन जो है, किसी लड़की का प्रयोजन जो है मिट नहीं जाता है, तो इसलिए उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए कैसे भी हो अपने विवाह को कायम रखना ज़रूरी है, कैसे भी हो अपने रिश्ते को कायम रखना ज़रूरी है। घर के भीतर रहते हुए भी मतलब अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। हाँ, सभी को अगर बार बार किसी को ये बताया जाए कि सुबह से रात तक वैसे चलो जैसे कहा जा रहा है, तो इतना सहना संभव नहीं है। अपनी तरह से जीने का अधिकार सबको होना चाहिए, अपनी तरह से सांस लेने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, अपना जीवन सबको अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए। तो घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से, मतलब ये जो काम पसंद है वो काम घर के भीतर रहकर भी किया जा सकता है, तो काफ़ी है। तो ये लोग घर में रहकर ही अपने लेखन का कार्य करती थी। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर बिहार का एक स्थान है में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दरबों में बैठते। लेखिका कह रही है कि लेखिका शादी के बाद अपने पति के साथ जगह जगह घूमी, तो डालमिया नगर में एक बार गई थी, जहाँ उसके पति के साथ वो काम के सिलसिले में डालमिया नगर में उन्हें रहना पड़ा था। तो वहाँ पर वो इतना पिछड़ा हुआ जगह था, वहाँ के लोग, वहाँ के जो मतलब पुरानपंथी विचार बहुत अधिक था। वहाँ पर मर्द और औरत अगर पिक्चर देखने जाते थे, मतलब अगर वो कोई फिल्म देखने जाते थे, तो मर्द चाहे वो पति पत्नी क्यों ना हो, किंतु वो अलग अलग दरबों, मतलब अलग अलग काउंटरों में बैठते थे। मतलब लड़कों की अलग जगह, हाँ, औरतों की अलग जगह, मर्दों की अलग जगह, अलग अलग जगहों पर बैठते थे, क्योंकि इतना ही पुरानपंथी विचारधारा उस जगह में था। मतलब वहाँ के लोग काफ़ी पिछड़े मानसिकता के थे। हाँ, पति पत्नी होते हुए भी एक दूसरे से बाहर बात नहीं करते थे। तो मर्द औरत जो है एक दूसरे से बात नहीं करते थे, पति पत्नी आपस में बात नहीं करते थे बाहर। तो जो पति पत्नी नहीं है तो उनका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी, और
अब लेखिका कहती है कि जब वो दिल्ली से वो उसके पहले वो दिल्ली में थी, दिल्ली में वो कॉलेज में नौकरी करती थी। दिल्ली से जब वो अपनी नौकरी को छोड़कर जब डालमिया नगर में पहुंची और डालमिया नगर में लोगों के रवैये को जब वो ऐसा देखती है कि यहाँ के लोग इतने पिछड़े हुए मानसिकता के हैं, यहाँ के लोग इतने पुरानपंथी मानसिकता के हैं, तो उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ। नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। लेखिका कह रही है जब वो वहाँ के लोगों के रवैये को देखी, इतने पिछड़े हुए लोगों को देखी, तो उसे ये अच्छा नहीं लगा। उसे लगता था कि उनकी मानसिकता को बदलना ज़रूरी है। तो उसने साल भर के अंदर लोगों से बात करके, वहाँ की औरतों से बात की, वहाँ के मर्दों से बात की, सभी को एक साथ आगे बढ़कर काम करने के लिए बताई, सभी को एक साथ आगे आकर हाथ मिलाकर चलने के लिए बताई, ताकि उस जगह का कुछ उन्नति हो सके, वो जगह जो है कुछ विकास कर सके। तो उन्हें साल भर के अंदर वो समझा पाई और साल भर के अंदर उन लोगों को, मतलब वहाँ जो शादीशुदा औरतें भी थी, उन लोगों को नाटक करने के लिए वो राजी करवा ली और शादीशुदा औरतें भी दूसरे पराए मर्दों के साथ नाटक में साझेदारी करने लगी। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया और ये नाटक वगैरह, ये सारे जो कल्चरल प्रोग्राम, ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, इसको करके इसको ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए जो है कुछ पैसे तो पहले तो खर्चा होता ही है, लेकिन जब लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं तो वहाँ कुछ चंदे की भी बात हो जाती है। तो चंदे से जो पैसा आता था, उन पैसों को इकट्ठा करके उसे अच्छे काम के लिए भी दिया गया। उस पैसे को लेकर अकाल के लिए, अकाल राहत कोष में उसे दिया गया और लोगों की राहत के लिए उस पैसे को पहुंचाया गया। तो उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया गया। मतलब नाटक को करके 4 साल तक लेखिका डालमिया नगर में रही। चारों साल तक लेखिका इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती रही और इस तरह के नाटक वगैरह का आयोजन करवाई और इन नाटकों से जो पैसे की कमाई होती थी, उसे किसी न किसी प्रकार के काम में, किसी न किसी प्रकार के विकास के काम में, वहाँ के विकास के काम में लगाया करती थी। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। अब लेखिका जो है, अब तक वो लेखिका अपनी बहनों के बारे में बताई थी, दादी के बारे में, परदादी के बारे में, माँ के बारे में, नानी के बारे में, फिर चित्रा के बारे में, रेणु के बारे में, अचला के बारे में, मंजुल भगत के बारे में बताई थी। लेखिका अब जो है अपने बारे में बात कर रही है। लेखिका कहती है कि डालमिया नगर से निकलने के बाद अब वो कर्नाटक में गई। कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। बागलकोट वो और भी पिछड़ा हुआ जगह था। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप में दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाना की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा क्योंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ हैं। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। लेखिका कह रही है कि जब वो बागलकोट में गई, जब वो कर्नाटक गई, कर्नाटक में जब वो गई, कर्नाटक के बागलकोट में थी, जहाँ पर उसके 2 बच्चे थे और उसे उन बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलवाना था, लेकिन वहाँ पर कोई ढंग का स्कूल नहीं था। तो वहाँ पे पास ही में कैथोलिक बिशप जहाँ पर क्रिश्चियन स्कूल था, कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाना की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। उनका जो वहाँ पे कैथोलिक बिशप जिनके पास स्कूल था, जो कैथोलिक बिशप जो था, उनसे वो दरख्वास्त करती है कि सीमेंट कारखाने से आर्थिक मदद लेकर यहाँ के लोगों के लिए भी, हमारे कस्बे में भी एक प्राइमरी स्कूल खोल दीजिए। पहले उन्होंने कहा कि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम है, इसलिए वो स्कूल खोलने में असमर्थ हैं।
फिर जब उसने कहा कि क्रिश्चियन जनसंख्या नहीं है क्योंकि बिशप का स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल क्रिश्चियनों के लिए स्कूल है, तो क्रिश्चियन स्कूल क्रिश्चियन लोग नहीं है तो क्या हुआ, गैर क्रिश्चियन बच्चे जो हैं वो तो हैं शिक्षा पाने लायक, तो उनके लिए उन्हें भी रख लीजिए अपने क्रिश्चियन स्कूल लोगों के साथ। तो लेखिका अपना जो है अपना आग्रह बार बार वो जारी रखती है और वो कैथोलिक बिशप से बार बार दरख्वास्त करती है कि सीमेंट कारखाने से आर्थिक मदद लेकर आप यहाँ पे हमारे कस्बे में एक स्कूल खोल दीजिए जहाँ क्रिश्चियन बच्चों के साथ साथ गैर क्रिश्चियन बच्चे भी आएंगे, बच्चों की कमी नहीं होगी। तब वहाँ के जो बिशप के जो अधिकारी थे या बिशप के जो लोग थे, जो बिशप के जो प्रशासनिक लोग थे, तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता जो अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा की लाख शुक्र है बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। लेखिका कह रही है कि बार बार दरख्वास्त लेकर लेखिका जाती थी बिशप के पास और बिशप से जाकर वो दरख्वास्त करती थी कि हमारे कस्बे में आप एक स्कूल खोल दीजिए, हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दीजिए। पहले तो उसने कहा कि भाई इस कस्बे में क्रिश्चियन बच्चे कम हैं या फिर यहाँ पर इस प्रदेश में भी क्रिश्चियन बच्चे कम हैं तो हमें स्कूल खोलने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर उसने कहा कि ठीक है गैर क्रिश्चियन बच्चों को ही लीजिए। तो फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है हम स्कूल खोल देंगे लेकिन आप हमें ये रजामंदी दीजिए या हमें इस बात का हमें विश्वास दिलाइए कि ये स्कूल अगले 100 वर्षों तक बहुत अच्छी तरह से चलेगा, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेखिका गुस्से में आ गई और गुस्से में आकर लेखिका ने थोड़ा कड़ा कह दिया, कड़वा सा कह दिया कि 100 साल तक किसी के जीवन 100 साल तक किसी भी चीज़ की जो है किसी को भी किसी भी वस्तु की विश्वास नहीं दिलाया जा सकता कि 100 साल तक कोई चलेगा। इसके बारे में कौन कह सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ क्या गारंटी है कि कोई चीज़ 100 साल तक चलेगा। आप 100 साल की बात पूछते हैं, 100 साल तक ये यकीन दिलाना संभव नहीं है कि कोई भी वस्तु या कोई व्यक्ति का तो सवाल ही नहीं उठता, कोई भी चीज़ 100 साल तक आराम से चलेगा। इसका हम कैसे यकीन दिलाएं। तो वो भी थोड़ा कड़े स्वरों में बोली थी। तो उस समय खुदा का लाख शुक्र है तब वो जो व्यक्ति था वो भी उस समय गुस्सा में आ गया। वो कहता है कि बच्चों को पढ़ाने का शौक़ आपको था, मुझे नहीं। आप ही हमारे पास बार बार आई थी तो मैं अपने लाभ की बात पूछ रहा हूँ। ऐसा करके वो भी है वहाँ से चला जाता है। बात तो सही है कि बच्चों को पढ़ने का और पढ़वाने का और बच्चों के स्कूल खुलवाने का शौक़ लेखिका को ज़्यादा था। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी। और उस समय लेखिका ने ये तय किया। सब जब झगड़ा वगैरह हो गया तो उस समय लेखिका ने तय किया कि वो खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ चूँकि वहाँ का भाषा था, कर्नाटक का जो था वहाँ का भाषा था। हिंदी जो है हमारे पूरे भारत में ये राष्ट्रभाषा है और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इन तीनों भाषाओं को जानना ज़रूरी है। तो 3 भाषा पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी। लेखिका उस समय खुद जिद पड़ जाती है। लेखिका भी, इसका मतलब है कि लेखिका भी काफ़ी हिम्मती थी, काफ़ी साहसी थी। एक बार जो चीज़ वो सोच लेती थी उसे करके रहती थी, चाहे उसके लिए उसे कितने ही पापड़ बेलने पड़े, लेकिन वो उसे अंत तक करके रहती थी। और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। उसने ये तय कर लिया कि वो स्कूल खोलेगी और तीनों भाषाओं को पढ़ाया जाएगा, ऐसा स्कूल खोलेगी और उसे बाद में एफिलिएशन मान्यता दिलाएगी कर्नाटक सरकार से। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से ये व्रत पूरा हुआ। खिसके लोग मतलब फिर यहाँ पे वही बात, जो लिख पर चलते हैं, जो परंपरा को मानकर चलते हैं, जो पुराने बातों को मानकर चलते हैं, वो पारंपरिक लोग होते हैं। लेकिन इससे हटकर जो चलते हैं वही कोई बड़ा काम कर पाता है। तो वहाँ पर बहुत मेहनती और थोड़ा लिख से हटकर, थोड़ा परंपरा से हटकर खिसके लोग भी वहाँ मिल गए लेखिका को। और उन सबों की मदद से लेखिका ने स्कूल भी खुलवा दिया, स्कूल भी खोल दिया। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग
प्रख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। जो बच्चे वहाँ पे प्राइमरी पढ़े थे वो सारे बच्चे वहाँ, प्राइमरी मतलब 4 तक की 5 तक था, फिर वो सारे बच्चे वहाँ अच्छी पढ़ाई होती थी, अच्छे सीखे थे। फिर बाद में शहर के ख्यात मतलब बड़े बड़े स्कूलों में वे सारे बच्चे बाद में वो लोग बड़े स्कूल में भी दाखिला पा गए थे। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए। लेखिका मृदुला गर्ग कह रही है कि जीवन में उसने ऐसे बहुत सारा काम किया जहाँ लेखिका का जिद ही आगे आता है। ये भी जिद ही था स्कूल खोलने का, जो वो करके रही अंततः, और बाद में वो सारे बच्चे का जो है जीवन तो संवर ही गया, वो बड़े बड़े स्कूलों में चले गए। तो लेखिका ऐसे बहुत सारे जिद्दीपन का काम, जिद्दीपन के नमूने बहुत सारे अपने जीवन में पेश किए हैं, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लिख से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। तो लेखिका कह रही है कि मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि मुझे लिख से खिसका हुआ, परंपरा से हटा हुआ कहेगा, हाँ, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लिख से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। लेखिका अपने लेखन के बारे में कह रही है कि उसने अब तक जो भी कुछ लिखा है, ठीक है, वो हमेशा ही परंपरा से हटकर ही था, लिख से खिसक कर ही था, और हमेशा अपना रहा, मतलब लेखिका हमेशा अपने हर लेखन में अपने परिचय को ही वो अपना अलग परिचय बनाती थी। अपने हर लेखन से अपना अलग परिचय बनाती थी। समाज के सामने कुछ बात को समाज के सामने कुछ सिद्धांतों को रखती थी, समाज के सामने सही गलत का उसको बताती थी, और अपने पैर पर खड़े होने के लिए, अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए, अपने अस्तित्व को तलाशने की ये सारे जो अपने सिद्धांत, अपने अस्तित्व को बनाने की या फिर अपने को समाज में प्रतिष्ठित करने की स्वर ही वो हमेशा अपनी लेखन के माध्यम से देती थी। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। लेखिका कह रही है कि लेखिका काफ़ी साहसी थी, बहुत कुछ कर अपने जीवन में उसने बहुत कुछ किया। जहाँ भी उसने अन्याय देखा, गलत देखा, उस पर उसने लिखा, और वहाँ पर वो खुद खड़े होकर उस अन्याय को और उस गलत सिद्धांतों को उसने दूर किया। उसने बगावतें की, लोगों से वो गलत सिद्धांतों पर उसने लोगों से तर्क वितर्क की, इत्यादि सब कुछ की, किंतु वो कहती है कि इतना सब कुछ करने पर भी रेणु के मुकाबिल में नहीं पहुंच सकी। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस क़यामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों मतलब फर्स्ट फ्लोर फाइलें पानी में तैर रही थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़कों पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। तो 1950 की बात लेखिका बता रही है कि अचानक एक बार बहुत बारिश हुई, और दिल्ली में बारिश ऐसा है कि 9 इंच बारिश हो जाने के बाद पूरे यातायात का पूरे वाहन ठप हो जाता है, मतलब जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, पूरा ठप हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। तो सभी जगह पानी रह जाने के कारण पानी जमा हुआ था, पानी था सभी जगह। तो ये तो एकदम स्वाभाविक है कि कोई यातायात के साधन तो थे ही नहीं। तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों में फाइलें जो थी वो बाहर तैर रही थी। तो ऐसे में वाहन तो रहेगा नहीं, सड़क पर कोई वाहन नहीं था, तो रेणु के स्कूल का बस भी रेणु को लेने नहीं आया। लेकिन रेणु का कहना था कि सभी ने बताया कि भाई आज तो स्कूल बंद है क्योंकि बस नहीं आई, पानी है सब जगह। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं स्कूल पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया कि क्यों जाओगी, स्कूल तो बंद होगा। तो इस सवाल का सही जवाब तो किसी के पास नहीं था, क्योंकि उसने सबसे से ये सवाल किया था कि आपको कैसे पता, स्कूल से आपको कोई फ़ोन आया था कि स्कूल बंद है? आपको कहीं से कोई संवाद मिला कि स्कूल बंद है, या आपको कोई संदेश मिला कि स्कूल बंद है? रेणु के इस प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं था। किसी ने कुछ नहीं कहा, नहीं हमें सब फ़ोन तो नहीं मिला, हमें कोई संवाद तो नहीं मिला कि स्कूल बंद है। इसका मतलब स्कूल बंद नहीं है। जब आपको मिला ही नहीं, उसका हमेशा ऐसा ही बात था। तो वो हमेशा इस तरह से बात करती थी। पर बारिश के चलते
वह ठप पड़ा हुआ था, तो रेनू अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था, तो रेनू 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसे हमने कहा था कि वह बंद था, तो वो 2 मील पैदल चलकर वो स्कूल तो पहुंची। वो तो बंद ही था। चौकीदार जो था रेनू को देखकर दंग रह गया, क्योंकि स्कूल में एकमात्र वही थी जो स्कूल आई थी पढ़ने के लिए। तो रेनू को देखकर दंग रह गया, पर रेनू को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा हमने पहले ही कहा था। उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। लेखिका कह रही है कि मैं सोचती हूँ, जब वो कहानी को लिख रही है उस समय से याद आता ये सारी घटनाएं, तो वो सोचती है कि रेनू को कैसा लगा होगा पूरे शहर में, जो शहर भीड़ भाड़ से भरा रहता है, पूरे शहर में जहाँ कोलाहल रहता है, शोर शराबा रहता है, वो शहर एकदम खाली, सन्नाटा, सुनसान, सिर्फ पानी ही पानी। ऐसे सुनसान सन्नाटा में भी मज़ा है, इस अकेलेपन में भी मज़ा है। रेनू उस अकेलेपन में चली थी, सुनसान सन्नाटे के बीच से चली थी, तो इसका भी एक आनंद होता है। तो अवश्य रेनू ने इस आनंद को उपभोग किया होगा, रेनू उस आनंद को पाई होगी।